हाय साथियों, मेरा नाम विकास चौधरी और अपन अपने फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना के अंदर लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं। देखिए, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे स्थिर विद्युत बल या कूलॉम बल की। इसमें हमने बेसिक बात कर ली थी। कूलॉम बल होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला क्या होता है, बल होता है। स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। और इस बल की जो आपके पास वैल्यू होती है ना, जैसे आपके पास होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास जो के आया था, के आपके पास होता है कूलॉम नियतांक, और कूलॉम नियतांक की बचा पार्टी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या इसके आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट होती है इसकी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये आपके पास इसकी यूनिट होती है। फिर देखिए, कूलॉम नियतांक आपके पास एक नई राशि पैदा हो गई थी, तो इस कूलॉम नियतांक के बारे में अपन डिटेल से अलग से बात करते हैं। तो आपके पास अब देखिए, नेक्स्ट जो हेडिंग आने वाली है वो आपके पास आने वाली है कूलॉम नियतांक, जिसके अंदर अपन इसकी यूनिट, डायमेंशन और इसकी वैल्यू ये सब चेक करेंगे। कूलॉम नियतांक जिसको अपन के से डिनोट करते हैं। देखिए, कूलॉम नियतांक आपके पास आता कहां से है, तो हमारे पास देखिए अभी फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के था कूलॉम नियतांक। अपन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं किसकी, कूलॉम नियतांक की। तो मैं यहां से इस के की वैल्यू निकालता हूं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे 1 लगा दो और वजन गुणा करके आप वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, या के इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये हमारे पास कूलॉम नियतांक की आ गई यहां से वैल्यू। अब देखिए, इसी फॉर्मूले बेस के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट की, डायमेंशन की, ये एक्स्ट्रा जो भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक की बात करते हैं। देखिए बच्चा बेटे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है आपके पास मीटर, और आपके पास जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इसका मात्रक होता है कूलॉम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन इंटू मीटर है दूरी का, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रही तो मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की, इसकी भी कूलॉम होगी और इसकी भी कूलॉम होगी, तो आपके पास हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी आ गई यूनिट। यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्टली, अगर मान लो एग्जाम में याद ना आए, पूछ लिया गया, तो अपन फॉर्मूले से बेसिकली अपन निकाल सकते हैं ये। अब यूनिट आने के बाद अपन बात करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला जिसको अपन वीमा बोलते हैं, वीमा। वीमा की बात करेंगे तो आपको बता रखा है कि बल होता है बल, उसकी वीमा क्या होती है, m1 l1 t - 2 m1 l1 t - 2। जैसे बल की वीमा फिर भी देख लेते हैं कैसे आती है। फॉर्मूला बेसिकली आपने पढ़ रखा है जो न्यूटन की सेकंड नियम से आता है, F इज इक्वल टू ma। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर m होता है आपके पास मास, और a आपके पास होता है एक्सीलरेशन, जिसको अपन त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण में प्रॉपर्टी क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर मतलब आप बोल सकते हो वेग अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा आपके पास। तो अपन इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m v अपॉन t। अब एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है कि आपके पास वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर आपके पास क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग की जगह अपन लिख सकते हैं विस्थापन अपॉन टाइम, या विस्थापन अपॉन समय। वेग इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम घूम के कहां जाएगा, नीचे। तो टाइम की टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। अब इस टाइम स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m। m देखिए यहाँ पर मास है और d डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2। आपको पता है मास की आपके पास यूनिट होती है केजी, डिस्प्लेसमेंट की आपके पास जो यूनिट होती है आपके पास मीटर होती है, और टाइम की आपके पास क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड की पावर -2। तो यहां से इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
m1, मतलब कि मास है वो एक बार आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं m, मतलब कि m से मास, l से लेंथ और t से टाइम। m से मास, मास मींस द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक आपके पास क्या होता है, kg होता है। तो यहाँ पर kg आपके पास आ रहा है, वो एक बार आ रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए m1। l, l आपके पास है लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, मीटर भी आपके पास एक बार आ रहा है, तो l1। t टाइम, टाइम मतलब समय, समय की यूनिट आपके पास क्या होती है, सेकंड होती है, या पावर -2, तो t -2। तो ये देखिए आप जो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, वो आगे m1 l1 t -2। तो बच्चा पार्टी इस विमा को आप डायरेक्टली याद कीजिए, क्योंकि आगे इसका बार बार यूज होने वाला है। ये आती ऐसे जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। खैर अपन डायमेंशन की बात कर रहे थे, कूलाम नियतांक की। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। हाँ भाई, तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है इसकी विमा आपके पास क्या हो जाएगी, कूलाम नियतांक के बारे में बात करेंगे तो m1 l1 t -2, m1 l1 t -2। आई कैसी थी, अभी अभी अपने देखा है 2 मिनट पहले। m, m आपके पास क्या है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, दो बार आ रही, तो l2, l2 हो जाएगा आपके पास। कूलाम, कूलाम मतलब कि आपके पास चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास होती है a1t1। फिर यहाँ पे बचा क्या हो रहा है, a1t1 इंटू a1t1, जिसको अपन बोल देंगे a2t2, मतलब कि स्क्वायर हो गया आपके पास, दो बार आ रहे हैं तो a2t2। तो इसको अपन एडजस्टमेंट करके लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1, देखो मास है वो एक बार आ रहा है, मतलब कि एक बार आ रहा है आपके पास मास। लेंथ की बात करते हैं तो l1 और l2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, l3। टाइम की बात करते हैं तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t -2 और t2, तो आपके पास होगा t -4, और a को आप ऊपर ले जाओगे तो आपके पास ये भी माइनस का हो जाएगा, तो a -2। तो आपके पास इसकी डायमेंशन होगी m1 l3 t -4 a -2। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि आपके पास जो कूलाम नियतांक होता है इसकी विमा बताइए, डायमेंशन बताइए, तो m1 l3 t -4 a -2। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं रहती है तो अपन इस फॉर्मूले से ही इसको चेंज करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसका अपन संख्यात्मक मान की बात करेंगे, तो संख्यात्मक मान होता है बच्चा बेटा 9 इंटू 10⁹, और इसकी यूनिट अब तो पता ही चल चुकी है आपको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास कूलाम नियतांक का जो संख्यात्मक मान है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन आगे चलें तो देखिए मैं रफ कर रहा हूं साइड आपके पास, हमें मैंने इसलिए बता रही है कुछ नहीं सर। हाँ, तो अब देखिए आगे बात करें इसके अंदर, तो यदि आपके पास मैं रखता हूं इफ Q1 is equal to Q2, और इसकी वैल्यू आपके पास है 1 कूलम, R आपके पास है वो आपने ले ली 1 मीटर, देन आपके पास किसके बराबर आ गया, K is equal to F, और K की वैल्यू आपको पता है 9 into 10⁻⁹ 9 तो देखिए जो आपके पास फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 9 into 10⁹ तो इसको आगे पीछे लिख लो, इसी से कंफ्यूज मत होना भाई, K की वैल्यू लिख के फोर्स की आपको मैंने न्यूटन लगा दिया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ से एक कूलम आवेश की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल जाती है, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश की हमने दो डेफिनेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी वस्तु पर 6.25 into 10⁻18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि एक कूलम आवेश होता है। या किसी चालक को यदि आपके पास 1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें से, तो आवेश का मान 1 कूलम के तुल्य होता है। ये आपके पास थर्ड डेफिनेशन आ गई। इसके अंदर अपन किस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं वो देखिए, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है डेफिनेशन को, समझिए इस चीज को कि ये आपके पास Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, दोनों की वैल्यू मैंने 1 कूलम यूज कर रखी है, मतलब दोनों का जो परिमाण है वो आपके पास क्या है, सेम है, परिमाण सेम है। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपके पास कितनी है, 1 मीटर यूज कर ली मैंने, और फोर्स आपको उस कंडीशन में मिल रहा है 9 into 10⁻9 न्यूटन। तो अपन बना किस प्रकार सकते हैं कि यदि एक समान परिमाण
कि कोई भी दो आवेश निर्वात में यदि 1 मीटर दूरी पर स्थित हों तथा उनके मध्य यदि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगे तो उन आवेश का मान 1 कूलम आवेश के तुल्य होता है, या 1 कूलम आवेश वह आवेश कहलाता है जब दो आवेशों को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा जाए तथा उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो यहां से आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। अब देखिए आपके पास थ्योरेटिकल ये सब चीजें तो ये आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपके पास फिजिक्स स्टडी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां पर नोट्स है ना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना, तो वहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये बात हो गई हमारे पास 1 कूलम आवेश की। तो फिर आगे बात करते हैं कि सर ये निर्भर किसके ऊपर करता है। अच्छा क्वेश्चन है, निर्भरता किसकी बात है, कूलम नियतांक की बात कर रहे थे, तो कूलम नियतांक निर्भर किसके ऊपर करता है। तो निर्भरता को देखिए आप समझिए। देखो बच्चा हमारे पास आया था F समानुपाती, पीछे अगर मैं वापस जाना चाहूँ इस फॉर्मूले में, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। समानुपाती हटाते हैं तो आपके पास क्या पैदा होता है, एक नियतांक पैदा होता है, और नियतांक आपके पास क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब जब आप इन दोनों को अलग करते हो, इसको और इसको, तब आपके पास एक नियतांक आता है ना। अब ये नियतांक किसके ऊपर निर्भर करता है, तो साहब ये नियतांक के बारे में आप याद रखना, चाहे ये नियतांकों से कोई भी नियतांक हो जिनके कारण पैदा हुआ है उन पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पर जो कूलम नियतांक आया है तो पैदा किनके कारण हुआ है, इस फोर्स के कारण, और Q1 Q2 अपॉन R² इन दोनों को अलग किया तब आपके पास एक नया जन्म हुआ है कूलम नियतांक का, है ना। और ये एक ऐसी राशि होती है जो ना तो इस पर निर्भर करती है और ना ही इस पर। तो क्या सर कूलम नियतांक के अलावा कोई और नियतांक होते हैं जो ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। लगभग आपके पास 99% नियतांकों में यही बात होती है कि जिनके कारण ये पैदा होते हैं उन पर कभी निर्भर नहीं करते। चाहे आज आप धारिता पढ़ोगे वहां पर देख लोगे तो वहां पर आपके पास आता है Q समानुपाती V, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है CV, C आपके पास कैपेसिटेंस कहलाती है धारिता, C = Q/V। ये C पैदा हुआ इन दो को अलग करने से, तो ये C है ना तो Q पर निर्भर करेगा और ना ही V पर। आप यहाँ देसी तरीके से न्यूज़ समझ कहा कि यह एक ऐसी औलाद होती है ना तो बाप पर निर्भर करती है और ना ही माँ पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है सोच लो आप, है ना। इतने तो आप समझदार हुए। हाँ आगे चले आपने, तो समानुपाती नियतांक की अपने पास क्या होती है खास बात, कि वही मनीष सही है ना। हाँ तो कूलम नियतांक होता है जिनके कारण पैदा उन पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में देता है कि कूलम नियतांक के निम्न में से निर्भर करता है, आपको दे देगा जैसे आवेश, आपको सेकंड दे देगा जैसे बल दे देगा, थर्ड आपको दे देगा दूरी, और फोर्थ आपको दे दिया जैसे उसने नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे यार कूलम नियतांक ना, इसमें देखो फोर्स आ रहा है ना, फोर्स आ रहा है, आवेश आ रहा है, आपके पास डिस्टेंस आ रही है ना, तो हो सकता है इन पर निर्भर करे, पर ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या सही होगा, नैनोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ऐसी औलाद है जो ना तो इन पर और ना ही इन पर निर्भर करती है। नियतांक कोई भी आ जाए वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, देसी जुगाड़ अपनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कि सर फिर ये निर्भर किसके ऊपर करता है, तो निर्भर करेगा जिसके बारे में आपने सोचा उन पर निर्भर नहीं करता है ना। अब ये निर्भर किसके ऊपर करेगा, तो निर्भर करेगा एग्जाम माध्यम के ऊपर। किसके ऊपर है, माध्यम पर। कूलम नियतांक निर्भर करता है माध्यम के ऊपर। माध्यम बदलने से इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, बदल जाती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। आप ये ध्यान रखिए, माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये बात हो गई थी बच्चा बटे हमारे पास कूलम नियतांक की। और एक कूलम नियतांक का ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, K = 1/4 पाई ε0। अब आप होगी सर माध्यम के ऊपर कैसे निर्भर करता है, बच्चा बटे माध्यम के ऊपर इस तरीके से निर्भर करता है कि ये तो बात कर रहा है ε0 मतलब निर्वात की, और अगर यहाँ पर कोई मीडियम आ जाता है तो वो ε0 की जगह क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम बढ़ जाता है ये, और ये आपके पास होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। तो मीडियम बदलते ही इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये माध्यम के ऊपर इस तरीके से
निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारे पास कूलाम नियतांक से रिलेटेड जो बात आपसे पूछ सकता था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से एक राशि और भी पैदा होगी, देखते हैं कोई आता है आपके पास। तो अभी मैं बात कर रहा था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता को आप लिखते हो एप्सिलॉन 0 से। ये आया कहां से था, अपना तो वही है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां से अपन एप्सिलॉन 0 इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, इसको साइड भेज दो, इसको साइड। तो एप्सिलॉन 0 = 1/4 पाई k। एप्सिलॉन 0 के आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे चले अपन, एप्सिलॉन 0 के आपके पास ये वैल्यू आती है, तो शायद इसकी यूनिट क्या होगी। चलो बच्चा बैठे लिख दो आप खुद ही। 1 की कोई यूनिट होती नहीं है, 4 की भी नहीं होती, पाई भी संख्यात्मक मान है, कोई यूनिट नहीं होती है। के की अभी अभी आपने 2 मिनट पहले देखा, यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी यूनिट होती है, के की। अब ये कूलम्ब स्क्वायर घूम के आपके पास चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो आपके पास यूनिट आ गई है। यूनिट आने के बाद आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका तो आपके पास हो जाएगा ऊपर वाला का, तो आपके पास A2 और T2, और फोर्स का हो जाएगा M1 L1 T-2, और इसका हो जाएगा L2। तो एडजस्टमेंट करके इसको आप लिखोगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, बराबर M को ऊपर ले जाओगे तो M-1, L1 और L2 हो जाएगा L3, ऊपर जाके L-3। T की बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा T4 ऊपर जाकर, और ये आपके पास A2 है। तो इसका आपके पास क्या हुआ, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, आता कैसे निकलता कैसे है, इसके अपन बात करेंगे। देखिए आपको कोई चीज रटनी नहीं है, फिजिक्स को समझना है ना। अगर आप फिजिक्स को समझने लग जाओगे तो फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, वो प्यार है ना जिसके पीछे आप पड़े रहते हो, मतलब फिजिक्स के पीछे भी आप दिन रात पड़ जाओगे। ठीक है ना, ये बात है। हर चीज को आप समझा करो, रियलाइज करा करो कि आपके पास ये चीज आई कैसे है, महसूस किया करो फिजिक्स को, है ना, सब काम आसान हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। सर इसकी वैल्यू संख्यात्मक मान, तो बच्चा पार्टी इसका संख्यात्मक मान आपके पास होता है एप्सिलॉन 0 = 8.85 into 10⁻⁻12। यूनिट की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट ये कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। क्यों भी लाल बाल गोपाल, सही है ना। हाँ, तो एप्सिलॉन 0 के आपके पास संख्यात्मक मान भी आ गया, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है ना। फिर वही बात आ जाती है कि सर ये किसके ऊपर डिपेंड करे, बेटा ये भी माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो निर्वात की बात हो रही है, माध्यम चेंज होती है, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अलग अलग यूज करेंगे। जैसे अगर अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की अलग से बात करेंगे तो वहां पर इसके बारे में और देखेंगे। अब देखिए एक राज की बात कि हमारे पास इसके अंदर देखते हैं कि 1 कांस्टेंट है साहब, 4 भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन 0 है वो k के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि k के व्युत्क्रमानुपाती है 1/एप्सिलॉन 0, k के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कि जो k कर रहा है तो एप्सिलॉन 0 उससे क्या होगा, उल्टा होगा। k का आपके पास जो मात्रक था बेटा कूलम्ब नियतांक का, वो था न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का आप मात्रक देखोगे तो इसको आप उल्टा कर दो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, मतलब मात्रक उल्टा। सर विमा में भी ऐसा होता है क्या, हाँ, आपके पास जो निर्वात की विद्युतशीलता थी उसके आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ये आया था, और माध्यम की सॉरी कूलम्ब नियतांक की जो विमा की बात थी तो उसमें क्या था कि जो माइनस का है उसको आप क्या कर दो प्लस का, और जो प्लस का है उसको आप क्या कर दो माइनस का। ये आपके पास इसकी क्या आ गई, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो आप, है ना। क्यों होता है ऐसा कि के होता है ना वो एप्सिलॉन 0 के क्या होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो ये हमने बात कर ली यहां पर कूलम्ब नियतांक और आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता की, हमने रिलेशन भी देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपके पास आएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना। और आपेक्षिक विद्युतशीलता के पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे उसी क्लास के अंदर
माध्यम पर जो बल का प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे। उसी क्लास के अंदर हमारे पास आ जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन, है ना। एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ उसको भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए पूरी जोश के साथ, है ना, क्योंकि दिन ब दिन आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। मेहनत करने आपकी जरूरत है ना, और मेहनत करवाना मेरा फर्ज है। मैं आपको मेहनत ऐसे ही करवाते रहूंगा। धन्यवाद।